Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about misuse of anti-defection law. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ वो भी समझते हैं। देखिए, अगर आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर के इलेक्शन जीतते हैं और फिर आप पैसों के लिए या किसी और दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण आप पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां को भी वो मेंबर बिलोंग करता है, उसने अपने वोटर्स के साथ चीटिंग की है। बट ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे थे भारत के अंदर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कारण से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी बनी हुई थी। कब कौन एमपी एमएलए बिक जाए, फिर वो पार्टी छोड़ दे, सरकार गिर जाती थी। सो दैट हैड क्रिएटेड environment of or an environment of political instability. At the same time, it had provided enough scope for money power to corrupt the political setup in the country. तो इन सब चीजों को रोकने के लिए फिर 1985 में संविधान को अमेंड किया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और उसकी मदद से 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया संविधान के अंदर। आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए जैसे आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 टू डील विद दिस प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को कहा जाता है डिफेक्शन। और डिफेक्शन को रोकने के लिए फिर ये कानून लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। इस तरह के कई सारे केसेस थे, बट एक केस काफी आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है, वो है गयालाल जी का। गयालाल in 1967 changed his party thrice in a fortnight. First from Congress to Janata Party, back to Congress within 9 hours, to Janata Party again, giving rise to the phrase आया राम गया राम पॉलिटिक्स। तो ये जो डिफेक्शन वाली पॉलिटिक्स है, उसको नाम दिया गया आया राम गया राम पॉलिटिक्स। उसके पीछे जिम्मेदार हैं ये गया लाल जी। ठीक है, तो ये आया राम गया राम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए फिर लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। The aim was to stop the frequent change in the political party by the MPs and MLAs and to prevent excessive instability in politics. तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से क्या नियम है? देखिए, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली आर्टिकल 102 इज विथ रिस्पेक्ट टू एमपीज एंड 191 इज विथ रिस्पेक्ट टू एमएलएस, दोनों के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। तो अगर एक एमपी या एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अगर उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो फिर उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ही विल बी और सी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस, मे इट बी द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। बट हाउ एवर इफ द मेंबर हैज टेकन प्रायर परमिशन, देखिए एक और ध्यान से समझिए, आप अगर पार्टी से जीत करके किसी पार्टी ए से इलेक्शन जीतते हैं और बाद में उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देते हैं, तो आप सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने जिस पार्टी से इलेक्शन जीता है, जिस पार्टी के टिकट से, उस पार्टी के हिसाब से, उस पार्टी के हाई कमांड के हिसाब से आप वोट नहीं करते हैं किसी भी बिल पे। जैसे मान लीजिए कोई बिल आ रहा है जहां पे आपकी पार्टी ने ऑर्डर रिलीज किया, जिसको कहा जाता है विप, पॉलिटिक्स के अंदर कहा जाता है विप, कि आपकी पार्टी के हाई कमांड से ऑर्डर आया है कि आपको इस बिल के फेवर में वोट करना है या अगेंस्ट वोट करना है, और आपने पार्टी की हाई कमान या विप के हिसाब से वोट नहीं किया, तो दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज डिफेक्शन, और उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है एंड द मेंबर कैन बी डिस्क्वालिफाइड। हाँ, वोटिंग वाले केस में अगर आपने पार्टी हाई कमान के हिसाब से वोट नहीं किया है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन से मेंबर बच सकते हैं अगर उन्होंने प्रायर परमिशन ले रखा है विद इन 15 डेज ऑफ सच वोटिंग, मतलब 15 दिन से ज्यादा से वोट पहले से परमिशन ले रखा है, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। तो दिस फर्स्ट रूल इज विद रेस्पेक्ट टू एन इलेक्टेड मेंबर। अगर आप मेंबरशिप छोड़ते हैं पार्टी की या उस पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट वोट करते हैं, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। दूसरा है, अगर कोई इलेक्टेड मेंबर है जो जीता है फ्रॉम इंडिपेंडेंट, मतलब किसी भी पार्टी से
टिकट नहीं लिया है, किसी भी पार्टी से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, देन ऑल्सो दैट कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड। तीसरा है विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनेटेड एमपीज। जो एमपीज को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं देन वेल एंड गुड, बट अगर 6 महीने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं देन दे विल लूज देयर सीट इन द हाउस। So the time is given so that if a nominated MP is not a member of any political party, they can decide to join any party they want to. लेकिन 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं है। ये डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला कौन लेगा? तो लेजिस्लेटिव असेंबली में वहां के स्पीकर, सिमिलरली लोकसभा में वहां के स्पीकर, एंड राज्यसभा में द चेयरमैन, मतलब द ऑफिशिएटिंग मेंबर ऑफ द हाउस विल डिसाइड ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। बट कितने दिनों के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन करना है? मतलब एक मेंबर ने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की, मेंबरशिप वॉलेंटरीली गिव अप कर दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का जहां से वो इलेक्शन जीत करके आए हैं, कितने टाइम के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन करना है इस एक्शन के बाद, वो टाइम फ्रेम ले डाउन नहीं किया गया। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड कि उस मेंबर को कब डिस्क्वालीफाई करना है, बट द टाइम फ्रेम इज नॉट देयर। अब इन सब कारणों से काफी सारा एम्बिग्विटी रह जाता है। मान लीजिए, देखिए, स्पीकर नॉर्मली होते कहाँ से हैं? रूलिंग पार्टी से ही होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी से ही होते हैं। वो बात अलग है कि द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन फ्री एंड फेयर मैनर, कंप्लीटली इम्पार्शियल मैनर। लेकिन कभी कभार डेविएशन तो हो ही जाता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो दिख ही जाता है। अब मान लीजिए कि स्पीकर ने कुछ पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास पावर है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, तो उस केस में इस कानून का मिसयूज हो सकता है फॉर सम पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में किहोतो होलोहान केस में कहा कि दो द डिसीजन ऑफ द स्पीकर will be used in order to decide for the disqualification, but the decision of the speaker can be challenged in a court of law। दूसरे शब्दों में कहें तो जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला है ये स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, बट दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ मैलाफाइड एज पर किहोतो होलोहान केस। एक और प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ में जिसका काफी मिसयूज होता रहा है, वो है प्रोविजन ऑफ मर्जर। देखिए, मान लीजिए कि कोई पार्टी है, उसमें से 2/3 मेंबर्स उस पार्टी से अलग होना चाहते हैं, इसको कहा गया स्प्लिट। तो स्प्लिट के केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द लेजिस्लेटर्स आर इन द फेवर ऑफ मर्जर। देखिए, ये कोई पार्टी है, इसमें से 2/3 मेंबर्स सेपरेट हो गए और किसी दूसरे पार्टी के साथ मर्ज कर गए। इसको स्प्लिट नहीं कहा जाएगा, मर्जर कहा जाएगा। स्प्लिट कॉन्सेप्ट वाज अर्लियर, दैट हैज बीन डन अवे। तो मर्जर का कॉन्सेप्ट समझिए, ये पार्टी है, इसमें से 2/3 मेंबर्स अलग हुए और किसी तीसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो उस केस में ये जो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है, दे विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। दिस इज द मर्जर प्रोविजन। तो द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। मान लीजिए कि आपकी पार्टी में 30 लोग हैं, उसमें से 20 एमएलए या 20 एमपी किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलना चाहते हैं, तो पार्टी ए से निकल कर उन्होंने पार्टी बी ज्वाइन कर लिया। तो इस केस में इसको मर्जर कहा जाएगा, इसको डिफेक्शन नहीं कहा जाएगा, एंड इन दैट केस देयर विल बी नो डिस्क्वालिफिकेशन। अब एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के काफी सारे इश्यूज हैं। उसमें सबसे पहला इशू है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का लॉस। यू सी, नाउ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन रिड्यूस्ड जस्ट एज ए स्टैम्प, क्योंकि जैसे ही ऊपर से हाई कमान की तरफ से जो ऑर्डर आएगा, जैसा विप आएगा, उसी हिसाब से आपको वोट करना है। सो इंडिविजुअल ओपिनियन हैज लॉस्ट सिग्निफिकेंस। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, within the party democracy is lost. Whatsoever is decided by the high command is accepted or has to be implemented, otherwise you will lose your membership. So every party has been converted into one large monolithic block. उसके अलावा ये जो मर्जर का प्रोविजन है, इसका फ्रीक्वेंट मिसयूज होता रहता है। महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में ऐसा मर्जर का मिसयूज हुआ है। शिवसेना से कई सारे एमएलए बाहर निकल करके आ गए, राइट, द ज्वाइंट बीजेपी, बट
अब दैट इज मतलब शिवसेना से अलग हो गए, राइट, एंड नाउ दे आर क्लेमिंग दैट दे आर रियल शिवसेना। तो ये काफी मिसयूज होता रहता है, ये मर्जर का प्रोविजन, ये स्प्लिट का प्रोविजन। तो इसको लेकर के भी कुछ कंसर्न्स हैं, क्योंकि अभी भी द लॉ इज नॉट वेरी कंक्रीट, द लॉ इज नॉट एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन। अभी भी द लीडर्स आर एबल टू प्ले अराउंड। और तीसरा, जो मैंने पहले ही आपको कहा कि चूंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन में डिस्क्वालिफिकेशन करना है, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मनूवरिंग का अपॉर्चुनिटी या स्पेस दे देता है आज पर देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंस्पायर्ड होकर के काम नहीं कर सकते, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, बट कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिख जाता है एंड देयर इज नो टाइम फ्रेम, सो इट अलाउज देम टू मनूवर एज पर द इंटरेस्ट ऑफ देयर पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अपनी पार्टी का होता है तो टाइम लेते हैं। सो देर आर इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इसी कारण से इसको चेंज करने को लेकर के काफी सारे सजेशंस आए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सजेशन आया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन शुड बी मेड डिसाइडिंग अथॉरिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिफेक्शन केसेस, कि किस केस में डिफेक्शन होगा, किस में नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार होना चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को एक अलग से कानून बना करके एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए हेडेड बाय रिटायर्ड जजेज ऑफ हायर जुडिशरी, मतलब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जिनके पास अधिकार होना चाहिए, इस ट्रिब्यूनल के पास अधिकार होना चाहिए टू डिसाइड ऑन द डिफेक्शन केसेज इन स्विफ्ट मैनर एंड इम्पार्शियल मैनर। स्पीकर से या चेयरमैन से पावर लेना चाहिए, ट्रिब्यूनल को देना चाहिए, देन ओनली देयर कुड बी ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस। की हो तो होलोलैंड जजमेंट पे पहले भी यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आप और कुछ एग्जांपल ढूंढिए, मध्य प्रदेश में आपको इसके एग्जांपल मिलेंगे, एमपी के जहां पे डिफेक्शन के लॉ का मिसयूज हुआ है, सिक्किम में आपको इसका एग्जांपल मिलेगा। तो मैंने आपको पूछा है करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में कहां कहां आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के बावजूद भी इसके मिसयूज के एग्जांपल्स दिख रहे हैं। ट्राई टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ओन साइड एंड देन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। की हो तो ओलोआन जजमेंट तो मैंने आपको बता दिया, सीधा सीधा वहां पे आपको लिखना है ये क्या है। ये तो थोड़ा सा पहले बताइए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, एकदम ब्रीफ में, एंड देन राइट अबाउट कियोतो ओलान जजमेंट कि द डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू डिफेक्शन will be taken up by the presiding member of the house, but that decision can be challenged in a court of law। ये इस टॉपिक के बेसिस पे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस पे यूपीएससी ने 2022 में प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बोर्ड वर्क हैज बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, बट अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, फाइनल पीडीएफ में मैं बोर्ड वर्क आपको दे दूंगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टर्म्स ऑफ ट्रेड। देखिए, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं था, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट डेटा नहीं लगा। फिर भी मैं ये आर्टिकल इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूं अबाउट दिस टर्म जिसका नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड। प्रीलिम्स में सीधा सीधा इससे सवाल पूछा जा सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है ये टॉपिक, लेकिन मुझे लगता है प्रीलिम्स में इसके आने के चांसेस ज्यादा है। क्या होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो जरा देखते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री विथ रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। ध्यान से समझिएगा, कोई भी देश काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, कई सारी चीजें इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब एक्सपोर्टेड आइटम्स के दाम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, और एक्सपोर्टेड आइटम्स के दाम बढ़ेंगे विथ टाइम बिकॉज ऑफ देयर डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट, और इंपोर्टेड आइटम्स के दाम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट। अब किसी बेस ईयर को लेकर के, जैसे हमारे देश में मान लीजिए बेस ईयर मान लिया हमने 2011-12 को, बेस ईयर लेकर के अगर एक्सपोर्टेड आइटम के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो इंडेक्स हमने निकाल लिया, और इंपोर्टेड आइटम के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो इंडेक्स निकाल दिया। कैसे हम लोग सीपीआई और डब्ल्यूपीआई निकालते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लेशन विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। सिमिलरली एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स का भी इंडेक्स निकाला जा सकता है, विच विल रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड आइटम विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। इंपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स का भी
इंडेक्स निकाला जा सकता है विच विल रिफ्लेक्ट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट आइटम्स विथ रेस्पेक्ट टू बेस ईयर। अब मान लीजिए कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले आइटम्स का प्राइस इंक्रीज हुआ विद द इंडेक्स 165, इंपोर्ट वाले का प्राइस इंक्रीज हुआ विद 150, तो terms of trade would be 165 divided by 150, which comes out to be 10%. तो which comes out to be 110. 110 से हमारा मतलब है ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड आया है ये आया है 110, 165 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 किया हमने, तो आया 110। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से इंपोर्टेड आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा रफ्तार से एक्सपोर्टेड आइटम्स के दाम बढ़ रहे हैं। अगर ये रेशियो, अगर ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का रेशियो 100 से ज्यादा है, इसका मतलब एक्सपोर्ट आइटम के दाम ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं इंपोर्ट आइटम के दाम की तुलना में। 110 है, इसका मतलब एक्सपोर्टेड आइटम्स का दाम अगर 110 बढ़ा तो इंपोर्टेड आइटम का दाम 100 बढ़ा, राइट। So there has been 10% relative increase in the price of export as compared to import. So terms of trade, if it is greater than 100, that simply means कि exported items का दाम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, यानी कि ये देश जो जो सामान एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी है इसलिए दाम बढ़ रहा है। जो इंपोर्ट कर रहा है उसका दाम उतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड ज्यादा होना इज ए गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। It signs that the country is having good economic strength. The country is earning more from export as compared to what it is spending on import. So increasing terms of trade is good sign for an economy. It also indicates that living standard is increasing because now exported items are earning more for the economy. That means the living standard will increase. So I just hope that the concept of terms of trade is important. हाल फिलहाल में इससे रिलेटेड 3-4 आर्टिकल आ गए हैं। मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सीधा सीधा प्रश्न कुछ पूछ लेंगे वो लोग। ऐसा कुछ प्रश्न मैंने आपको दिया है बना करके। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल लिटरेसी एंड डिजिटल डिवाइड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है डिजिटल डिवाइड? देखिए इस फिगर को आप देखेंगे अपने आप आपको समझ आ जाएगा। इन द एज ऑफ मोर एंड मोर डिजिटलाइजेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिन परिवार के लोगों को खासकर बच्चों को ये आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का बेहतर इस्तेमाल करना आता है, दे गेट मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जबकि जिन परिवार के बच्चों को ये सब नहीं आता है उनके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बंद हो रही हैं। इस डिफरेंस को कहा गया है डिजिटल डिवाइड। It refers to inequality in society arising due to difference in the ability or the skill set to benefit from ICT. Whosoever is better in using iPhone and using different kinds of smartphone and all, they are now able to avail different digital courses, digital certification. They are getting better employment opportunities. So this digital divide, which is mainly rooted in economic divide and social divide, डिसएडवांटेज परिवार के बच्चों डिजिटल डिवाइड में डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, तो दिस डिजिटल डिवाइड इज फर्दर वाइडनिंग इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कारण डिजिटल डिवाइड हो रहा है और डिजिटल डिवाइड वापस से इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। और ये फिनोमेना, डिजिटल डिवाइड का फिनोमेना जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गया है पोस्ट पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक के बाद से मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव गॉन ऑनलाइन, डिजिटलाइज्ड। The process of digitalization has been fast forwarded after the pandemic. भारत के अंदर डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। डिजिटल डिवाइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं। डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि उन स्मार्टफोन और इंटरनेट और उस पर आने वाली तमाम जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आप कितना बेहतर तरीके से ग्रैब कर पा रहे हैं। अब स्मार्टफोन तो सबको चलाना आ गया है, मान लीजिए ज्यादातर लोगों को आ गया है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवन कैन लॉग इन देयर एंड लुक इन फॉर सम जॉब अपॉर्चुनिटी और गो फॉर सम सर्टिफिकेशन कोर्सेज। सो इन दैट केस इफ यू आर यूजिंग स्मार्टफोन फॉर ओनली वॉचिंग सम वीडियोज एंड शॉर्ट्स एंड ऑल, देन दैट मीन्स
कि यू आर नॉट एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द डिजिटलाइजेशन प्रोसेस। डिजिटल डिवाइड में यू आर ऑन द लूजिंग साइड। तो कोई भी अगर ऐसा है तो डिजिटल डिवाइड का प्रॉब्लम हमारे देश में काफी ज्यादा है। देखिए, लगभग 50% या उससे भी ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी डिजिटल डिवाइड इज वेरी स्ट्रांग इन द कंट्री। डेलोइट का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि 50% से ज्यादा लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही डिजिटली लिटरेट हैं, और जिस कारण से दे नो एग्जैक्टली हाउ टू बेनिफिट आउट ऑफ दीज आईसीटी अपॉर्चुनिटीज। तो चैलेंजेस क्या आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डिवाइड? सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि जो ई गवर्नेंस के तमाम इनिशिएटिव्स हैं वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, डीबीटी स्कीम, अगर आपको फोन चलाना ही नहीं आता, इंटरनेट कनेक्ट करना ही नहीं आता, तो हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम द डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ई गवर्नेंस? परसेप्शन लेवल, देखिए समाज में एक स्केप्टिसिज्म फैल रहा है कि फ्रॉड बहुत सारा है, बहुत सारी बेईमानी है, ये सब क्यों? साइबर थ्रेट के प्रॉब्लम्स काफी सारे हैं, ये रियलिटी में है, बट द परसेप्शन इज इवन मोर डीपर। विदाउट प्रॉपर नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी देर इज ए स्केप्टिसिज्म कि ई गवर्नेंस जो इनिशिएटिव्स हैं वो बेकार हैं, इससे अच्छा तो अपना एटीएम है। अगर आपको कोई, देखिए स्टार्टिंग में सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको कोई बोले कि ऑनलाइन ट्रांसफर कीजिए, तो हर एक इंसान स्टार्टिंग में उसने थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाई होगी कि ऑनलाइन ट्रांसफर करने के बजाय मुझे कैश मिल जाता तो अच्छा रहता। तो जिन परिवारों में डिजिटल लिटरेसी कम है वहां पे आज भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर के परसेप्शन पुअर है या नेगेटिव है। बट परसेप्शन इज बेसिकली बिकॉज ऑफ lack of digital literacy, और परसेप्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल ट्रांजेक्शन इज पुअर या नेगेटिव, तो फिर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे नहीं, एंड देन यू विल मिस ऑन मेनी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। रूरल अर्बन डिवाइड और भी वाइडन होता जा रहा है। अर्बन एरियाज में लोग जो है डिजिटलाइजेशन उसका फायदा उठा रहे हैं। कल ही हमने देखा आईएमएफ के रिपोर्ट में 3 मेन कारण जिससे इकोनॉमी फास्ट पेस से ग्रो कर रही है, उसमें एक तो पॉपुलेशन है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तीसरा जो महत्वपूर्ण बताया आईएमएफ ने वो था डिजिटलाइजेशन। और डिजिटलाइजेशन के कारण हो क्या रहा है कि अर्बन एरियाज में फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ग्रोथ आ रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में भी उतना फास्ट तरीके से नहीं आ रहा। दैट इज लीडिंग टू रूरल अर्बन डिवाइड। करप्शन एंड मिसयूज के भी प्रॉब्लम है। जब लोगों को डिजिटल लिटरेसी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस की स्कीम के बावजूद भी लोग इन स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पा रहे, और कुछ लोग लोगों के डेटा चुरा करके उन स्कीम्स के अंतर्गत बेनिफिट क्लेम कर ले रहे हैं। तो करप्शन और लीकेज ऑफ फंड हो रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइड एंड लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। तो इसी चीज को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव, जैसे भारत नेट प्रोग्राम, जिसमें गांव गांव में ग्राम पंचायत लेवल पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मदद से 100 Mbps का इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड किया जाएगा। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान, दीज आर द इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन आवर कंट्री। ये जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, मैंने सोचा इसकी मदद से आपको डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड के बारे में बता दूं। दिस आर्टिकल सपोर्ट्स द आइडिया कि डिजिटल लिटरेसी तो प्रमोट करना ही चाहिए, लेकिन डिजिटल लिटरेसी को मेजर करने का भी एक तरीका डेवलप होना चाहिए कि देश के अंदर कितना डिजिटल लिटरेसी है। दैट ऑल्सो शुड बी मेजर्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जहां तक बात की जाए प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की, तो असम सरकार ने इसी लाइन में असम लेवल पे भी डिजिटल साक्षरता अभियान स्टार्ट किया है। तो दिशा के लाइन में असम दिशा स्टार्ट किया है असम सरकार ने। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड ये लिटरेरी ऑनर है। लॉरेट्स जो अलग अलग साहित्यकार हैं उनको दिया जाता है, और साहित्य अकादमी अवार्ड इज कंसिडर्ड ओनली सेकंड टू ज्ञानपीठ अवार्ड इन द लिटरेरी फील्ड। इसको 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड्स के अंतर्गत विनर्स को एक कॉपर प्लेक दिया जाता है, सॉल दिया जाता है और चेक दिया जाता है 1 लाख रुपए का। ये जो प्लेक आप देख रहे हैं, दैट वाज डिजाइंड बाय सत्यजीत रे, इंडियन फिल्म मेकर, द मोस्ट रिनाउंड फिल्म मेकर आई वुड से। सत्यजीत रे जी ने डिजाइन किया है इस कॉपर प्लेक को, जो साहित्य अकादमी अवार्ड्स में दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स को दिया जाता है।
साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो 24 कैटेगरीज में दिए जाते हैं फॉर 24 काइंड्स ऑफ लिटरेरी वर्क। 22 तो शेड्यूल लैंग्वेज हो गए और उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। अभी 24 के 24 तो आप रट नहीं सकते। कम से कम आसाम से किन किन लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है वो देख लीजिए। 3 लॉरेट्स फ्रॉम असम have won साहित्य अकादमी अवार्ड। डॉक्टर प्रणव ज्योति डेका जी फॉर शॉर्ट स्टोरीज इन एसएमईज, इनको मिला है प्रणव ज्योति डेका जी को। नंदेश्वर दायमेरी has got साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर बोडो लैंग्वेज फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज बुक। एंड जुधबीर राणा फॉर हिज एसेज इन नेपाली लैंग्वेज। जुधबीर राणा, ये 3 नाम पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखना है। कल जब मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था रिगार्डिंग हूथीज, हूथीज आर इन पावर इन नॉर्थ येमेन। येमेन इज लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन, ये तो सही है। द रेड सी इज कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन स्ट्रेट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये गलत है। इसके बेसिस पे गॉट द आंसर 1 एंड 2। एआईएफ से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा भी सही लग रहा है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।